किसी ने क्या खूब कहा है कि रिश्ते जिंदगी का आधार होते हैं। जहां पर कुछ रिश्ते खुशी का कारण बनते हैं, वहीं कुछ रिश्ते घुटन का। और जब रिश्तों में मिलावट होना शुरू हो जाती है तो वहीं से शुरू होती है एक दस्तक, जो कभी भी एक खतरनाक जुर्म की शक्ल में सामने आ सकती है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर हम क्राइम होने के बाद ही विक्टिम को जानते हैं, लेकिन इस केस में हमारी विक्टिम से मुलाकात पहले ही हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त यह अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही केस इतना भयानक रूप ले लेगा। ये भूत है, इसके साथ नहीं खेलेंगे। ये तो वही औरत है जो 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। साहब हम जबरदस्ती नहीं किए थे, बस हो गया था। एक राज तो पहले से फाश कर चुका था और ना जाने कितने राज थे जिसे छिपाने के लिए इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और तो और हमारे बेटे नमन को भी हमसे छीन लिया सर। ये लीजिए, पानी पीजिए, शांत हो जाइए। हमें ये बताइए, ये चोट कैसे लगी आपको? देखिए, घबराइए मत, आप हमें बता सकती हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करेंगे। हम कोई कंप्लेंट नहीं लिखवाना चाहते, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप हमारे पति को समझा दीजिए कि वो हमारे बच्चे को हमसे ना छीने। आपके पति आपको बच्चे से अलग क्यों करना चाहते हैं? अरे मैं क्यों अलग करूंगा सर? थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए हाथ उठ गया। और झगड़े किस घर में नहीं होते आप ही बताइए। लेकिन इनको देखिए, ये मैडम तो पुलिस में चली आई कंप्लेन लेकर के। आपकी पत्नी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाना चाहती, इसे छोड़ रहे हैं हम आपको। मैडम, आप जा सकते हैं। मिस्टर विजय, रुकिए। आइंदा अगर आपको गुस्सा है ना तो ठंडा पानी पी लीजिएगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। वो क्या है ना कि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा, समझ गए ना? अब आप जा सकते हैं। बस कर! ये सब आपका क्या धरा है बाबूजी? अब हमको बोल रहे हैं कि बस करो। हाँ तो क्या करोगे? जान से मार दोगे इसे? बाबूजी, इनको जो करना है करे, हम इनको रोकेंगे नहीं, मगर नमन को मुझसे अलग मत करो। पगला गई हो क्या? कौन छीन रहा तुम्हारे नमन को तुमसे? अपने कमरे में जाओ, बाकी काम देखते हैं। जाओ। क्या कर रही है? हाँ? पगला गए क्या? आज तो ये पुलिस थाने में गई है, कल को कहीं ऐसा ना हो कि नफे की जगह नुकसान ही नुकसान हाथ में आए। देखिए बाबूजी, हम फिर से आपसे कह रहे हैं, न कल हमको आपके नफे नुकसान से मतलब था और न आज है। ये फैसला आपने किया था ना? हाँ? तो अब आप झेलिए ना इसको। नफे नुकसान की बात करते हैं, दिमाग खराब हो गया इसका। साक्षी बेटा, ये ले कॉफी। थैंक यू माँ। साक्षी बेटा, मैंने जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा तुमने? माँ, आपको मेरा जवाब पता है ना? पहले भी इस बारे में बात हो चुकी है और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरा क्या है बेटा, मैं तो कल वापस चली जाऊंगी, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से दोबारा सोच लेना, बाकी तो खुद समझदार है। दूध और अखबार भी किसी ने उठाया क्यों नहीं?
बहू, 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 क्या बात है? आज न तो तुमने अखबार उठाया न दूध उठाया। बसंत, बसंत, बसंत भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहू, तुमने कहीं भेजा है क्या उसे? क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चलिए हटिए, हटिए। सिर्फ हमारे पति ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो वही औरत है जो 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन आई थी। हाँ सर, वो पति पत्नी के झगड़े का मामला था। थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए हाथ उठ गया। और झगड़े किस घर में नहीं होते आप ही बताइए। घर में कोई चोरी हुई है? पता नहीं सर। दुबे घर की तलाशी लो, देखो मर्डर वेपन मिलता है कि नहीं, और घर के चाकू छुरियों को उस घाव के साथ मैच करके देखो। आज सुबह जब अपने पोते नमन को स्कूल छोड़ने गए थे तो बहू घर में अकेली थी। वापस आए तो दूध और अखबार बाहर ही पड़ा हुआ था। उसे उठाकर अंदर लेकर आए, तब तक ये हो चुका था। तो क्या ये दरवाजा खुला था? दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, पर पता नहीं आज कैसे खुला रह गया। और इस बारे में जानकारी किस किस को है? फैमिली मेंबर और घर का नौकर बसंत। ये बसंत का है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं आया वो। जब आप घर के बाहर गए थे और स्कूल से वापस आए थे, किसी को आसपास देखा आपने? कोई सस्पिशियस एक्टिविटी? नहीं सर, हम तो रोज ऐसे ही स्कूल छोड़ने जाते हैं पोते को। सर, घर में ना किसी फोर्स एंट्री के निशान है और ना ही घर में चोरी हुई है। बेडरूम का लॉकर खुला हुआ है जिसके अंदर काफ़ी गहने रखे हुए हैं। पर्स के अंदर 10-15 हज़ार रुपये हैं, लेकिन सब इंटैक्ट है। सर, हमारी बहू कविता के गहने गायब हैं सर। मतलब कविता की बॉडी पे जो गहने थे सिर्फ वही गायब है, जबकि इतनी सारी चीजें हैं चोरी करने के लिए। ये कैसे चोरी हुई? आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सी गहने चोरी हुए थे? एक मिनट सर। सर, ये देखिए, ये हमारी बहू ने जो गहने पहने हैं वो गायब है सर। दुबे, इन फोटोज की कॉपी बनाओ और गहनों के सेलर्स को भेजो, उन्हें अलर्ट करो, इन्हें बेचने की कोशिश की जा सकती है। सर, 2 दिन पहले आपके बेटे और बहू के बीच में झगड़ा हुआ था। थोड़ा गुस्सा आ गया इसलिए हाथ उठ गया। और झगड़े किस घर में नहीं होते आप ही बताइए। आपका बेटा कहाँ है? वो तो कल रात को कलकत्ता चला गया बिजनेस के सिलसिले में। यहाँ आपकी बहू का मर्डर हुआ है और 12 घंटा पहले आपका बेटा कोलकाता चला जाता है। कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है ये? बाबूजी, ये क्या हुआ? ये कौन? घर का नौकर बसंत। कहाँ थे तुम? साहब, हम बाजार गए थे सब्जी लाने और भाभी जी ने कुछ सामान मंगाया था, तो इसलिए हम लेट हो गए। दुबे, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और मिस्टर अशोक, अपने बेटे को इन्फॉर्म कीजिए कि जल्द से जल्द वो यहाँ आए। दुबे, कलकत्ता से विजय के बारे में पता करो। इस घर के नौकर, न्यूज़पेपर और दूध वाले के बारे में पूछताछ करो। एक आम घर की गृहिणी का उसी के घर में मर्डर हो जाता है। जब हम ये केस सुलझाने के लिए गए तो परत दर परत कई पहेलियां सामने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पकड़ लिया, पकड़ लिया।
मधु, मधु, संभाल अपनी बेटी को। देख क्या हाल बनाया मेरे बेटे का। आज तो मेरे बेटे की जान ही ले लेती। काबू में रख अपनी बेटी को, वरना किसी दिन कुछ न कुछ हो जाएगा। फिर मत कहियो मैंने नहीं समझाया। हाँ तुम्हें बोलो। कविता के मर्डर के टाइम के आसपास अशोक नमन के स्कूल में और वो नौकर बसंत जनरल स्टोर में थे। विजय से भी बातचीत की, वो फिलहाल कोलकाता में वापस आने को कहा है। और सर दूध वाले और अखबार वाले से भी बात की, किसी ने कुछ भी सस्पिशियस नोटिस नहीं किया। इसका मतलब कविता का जिसने भी मर्डर किया वो उसके घर वालों की मूवमेंट अच्छी तरह से जानता था। इतनी अच्छी प्लानिंग या तो कोई घर वाला कर सकता है या फिर वो जो कविता पे इतने दिनों से नजर रखा। इतनी अच्छी प्लानिंग करके इस तरह से नजर रख के कोई एक मर्डर करेगा और सिर्फ कविता के पहने हुए गहने चुराएगा, जबकि घर में इतने सारे गहने मौजूद हैं, कैश मौजूद है, उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। कोई ऐसा मर्डर क्यों करेगा? दुबे ये मत बोलो कि 2 दिन पहले कविता के साथ मारपीट की गई थी। हो सकता है उसके घर वालों ने उसे मारा और पुलिस को भटकाने के लिए ये चोरी का एंगल क्रिएट किया गया। एक काम करो, कविता की कॉलोनी में जाकर उसके घर वालों के बारे में पूछताछ करो, देखो क्या निकल के आता है। सर साहब, हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ होता ही रहता था भैया और भाभी के बीच में। और ये अशोक, जब झगड़े होते थे तब ये क्या करता था? विजय भैया उनके सुनते ही कहाँ थे। सर कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले लोग थे सर। अशोक और विजय जो अपनी प्रॉपर्टी बताते हैं ना सर, ये प्रॉपर्टी कविता के पापा नारायण जी की थी, जो उनकी मौत के बाद कविता की हो गई सर। इसीलिए तो विजय ने कविता से शादी की थी। और तो और सर, जिस घर में वो लोग रहते हैं ना, वो घर भी कविता के नाम पे था। घर में इतने झगड़े होते थे, क्या कविता को विजय और अशोक से कोई खतरा था? कभी कुछ कहा उसने इस बारे में? रोज रोज के झगड़े से कविता बहुत शर्मिंदा रहती थी सर, इसीलिए बाहर के लोगों से मिलना ही अवॉइड कर दी थी सर। काफी दिनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई सर, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। कविता के कोई रिलेटिव्स? हाँ सर, सीतापुर रोड में उनके एक चाचा रहते हैं। कविता के चाचा आप ही? साहब, आपके लिए तो आज मरी है कविता, हमारे लिए तो कब की मर चुकी है वो। ये लीजिए। कविता बेटा, ये क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना ये जमीन किसकी है? एक मिनट, हटिए हटिए। ये जमीन हमारी पत्नी कविता के नाम है और ये अपने रजामंदी से उसको बेच रही है। कविता बेटा, हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। ये जमीन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, तुम तो जानती हो ना। ऐसा मत करो कविता बेटा। अरे चाचा जी, आप हटिए बगल में। वकील साहब, काम हुआ पेपर का पूरा? चलो कविता। हमारे बड़े भाई साहब यानी कविता के पिताजी ने ये ज़मीन हमें दी थी, लेकिन हमारे नाम पर करने के पहले ही वो गुजर गए। कविता ने इस बात का फ़ायदा उठाया और ज़मीन को बेच दी। अब चाहे वो मरे या कोई उसे मार दे, हमें इससे क्या। तो ऐसा तो नहीं कि बदला लेने के लिए आप ही ने कविता को मार दिया? इस वीरेंद्र पे नजर रखो और इसका बैकग्राउंड चेक करो और पता करो 2 दिन पहले कहाँ था। जी सर। अरे ये भूत है, इसके साथ नहीं खेलेंगे। मधु, हाँ, उठाओ ले। अरे अभी तो हंगामा करके सोई है। जितना बोला उतना करो, समय निकलता जा रहा है। उठाओ इसे। अरे पर
बीवी से भी ज्यादा जरूरी काम था कि उसके मर्डर के बाद भी तुम कोलकाता में रह गए। अरे साहब, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कविता से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था जो उसके लिए हम भागकर यहाँ आ जाते। लेकिन उस दिन पुलिस स्टेशन में तो कुछ और ही कह रहे थे। वो हम अपने बाबूजी की वजह से बोल रहे थे कि ताकि लोगों में उनकी बदनामी ना हो। लेकिन सच तो यही है कि कविता से हमारा संबंध कब का खत्म हो चुका था। कविता के साथ संबंध खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के साथ तो खत्म नहीं हुआ था ना। उसकी एक एक इंच की प्रॉपर्टी तूने और तेरे बाप ने बेच डाली, और जब उसके पास कुछ नहीं बचा बेचने के लिए तो तूने उसे जान से मार डाला। देखिए सर, इस एंगल में आप ना ही पड़े तो बेहतर है। हमें मत पता किस एंगल में जाना है और किस एंगल में नहीं, समझा? मिस्टर विजय, तुम्हारी पत्नी कविता की मौत के बाद तो फायदा तुम्हें पहुंचेगा ना। जिस घर में तुम लोग रहते हो अब वो तुम्हारे नाम हो जाएगा, पति जो हो तुम उसके। देखिए साहब, किसका फायदा होगा किसका नुकसान होगा ये पता करना आप लोगों का काम है। कविता के मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम बस अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जा सकते हो। धन्यवाद। दुबे, जिस दिन कविता आई थी पुलिस स्टेशन में उसी दिन हमें अलर्ट हो जाना चाहिए था। हम कर भी क्या सकते थे सर, कविता खुद ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी। और एक बात सर, अगर कविता वाकई में इतनी दबी कुचली थी कि सब कुछ इनके नाम कर दिया था, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी, तो इन लोगों के लिए तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर ये मर्डर का रिस्क क्यों लेंगे? दुबे, पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन घर में दो और मर्द भी थे, अशोक और वो नौकर बसंत। हो सकता है प्रॉपर्टी का मामला ना होगा, बात कुछ और है। बसंत का तो नहीं पता साहब, लेकिन कुछ दिन पहले हम कविता मैडम के घर कपड़े देने गए थे तो वहाँ हमें बसंत का दोस्त चमन मिला था। निकल बाहर। गलती हो गई भाभी जी, गलती। कहाँ से आ जाते? अरे क्या हुआ भाभी जी, इसने कुछ किया क्या? बताइए तो अभी ठीक किए देता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। तू निकल यहाँ से। हुआ क्या था? अब हुआ क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कविता मैडम बहुत गुस्से में थी। फटाफट बता दे कविता के घर क्यों गया था, नहीं तो करूँ तेरी खातिरदारी। बताता हूँ साहब, सब सच बताता हूँ। मेरी तो मती मारी गई थी साहब जो मैं उधर गया था। तुम यहाँ कैसे? तुम चमन हो ना, बसंत के दोस्त? हाँ मैडम। तुम बेडरूम में क्या कर रहे हो? बेडरूम में ही तो आना था ना मैडम, हमने सोचा बसंत तो रोज आता है, आज हम चले आए। देखो ना मैडम, हम बसंत से कितने खूबसूरत दिखते हैं, आप उसके साथ कर सकती हैं, हमारे साथ क्यों नहीं कर सकती मैडम? हमें भी तो मौका दीजिए ना। बाहर निकल। मत कीजिए मैडम। बाहर निकल। कविता और बसंत के संबंध है, ये बात तुझे बसंत ने बताई थी? हाँ साहब, उसी ने बताई थी मुझे। और ये बात का तूने यकीन कर लिया कि वो सच बोल रहा है? वो सच ही बोल रहा था साहब, क्योंकि उसने मुझे एक वीडियो दिया था अपना और वो मैडम का। झूठ नहीं बोला। उठा सर, उठा। साहब हम जबरदस्ती नहीं किए थे, बस हो गया था। साइन कर इस पे अभी। हमने कहा ना हम नहीं करेंगे, चाहे आप हमारी जान के रहे लो। चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो सच में जान ले लेंगे तुम्हारी हम। भाभी जी सब ठीक हो जाएगा। कैसे होगा सब ठीक? हम समझाएंगे भैया को, सब सही हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मगर साहब ये एक ही बार हुआ था, और इसके लिए कविता भाभी को बहुत पछतावा भी हुआ। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे बसंत, हम इस बात को भूल जाए, यही हम दोनों के लिए अच्छा है। तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तूने इसके जरिए कविता को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और जब कविता को चमन के बारे में पता चला तो तेरा और कविता के बीच में झगड़ा हुआ और तूने कविता को मार दिया। नहीं साहब, हम मारे नहीं है साहब। सब वो जो वीडियो था वो हम अपने मजे के लिए बनाए थे। हमारी बहू नौकर के साथ, ये दोनों हमारी पीठ के पीछे।
आपके घर के अंदर ये सब कुछ चलता रहा और आप लोगों को पता तक नहीं चला। क्यों मिस्टर विजय? हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, कविता से हमारा कोई संबंध नहीं। अब हमारे पीठ पीछे वो क्या करती है, किससे मिलती है, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लोगों को तो फर्क पड़ता है मिस्टर विजय। अगर लोगों को पता चल जाता आपकी बीवी और नौकर के बीच में क्या संबंध है, क्या इज्जत रह जाती है आप लोगों की सोसाइटी में? इज्जत? किस बात की इज्जत? अरे हमारी इज्जत बची कहां? उसकी तो हमारी बहू ने धज्जियां उड़ा दी। इसीलिए आप लोगों ने उसे उड़ा दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? हमें नहीं पता उसने ऐसा कुछ किया। अगर पता चलता तो हम खानदान की इज्जत की खातिर मार देते। कविता के मर्डर केस में कुछ अजीब बातें सामने आई। विजय का कविता के साथ बुरा बर्ताव करना ये एक दस्तक थी और इसी बुरे बर्ताव की वजह से कविता ने गलती की। लेकिन क्या इस गलती की वजह से कविता का मर्डर हुआ या वजह कुछ और थी? अभी हम सिरों को टटोल ही रहे थे कि अचानक से एक पेच पड़ गया। एक राज तो पहले से फाश कर चुका था और ना जाने कितने राज थे जिसे छिपाने के लिए इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। दुबे, इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर ये बसंत कविता के गांव में उसके साथ अक्सर आया जाया करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कविता के चाचा वीरेंद्र ने इसका इस्तेमाल किया और फिर इसे ठिकाने लगा दिया हो? वैसे एक काम विजय और अशोक भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीरेंद्र से पूछताछ करो। और इसके दोस्त, क्या नाम है उसका? चवन। उसे बुला के लेके। पहले कविता के ऊपर हाथ डाला तो कविता का मर्डर हो गया, फिर कविता और बसंत के रिश्ते के बारे में जब राज फाश किया तो बसंत का मर्डर हो गया। बसंत से झगड़ा हुआ था ना तेरा? हाँ, इस बात को लेकर तभी उसका मर्डर कर दिया तूने? नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे नहीं पता साहब। चल मान लिया तूने मर्डर नहीं किया, लेकिन तुझे तो पता ही होगा मर्डर किसने किया है। मुझे कैसे मालूम होगा साहब? मुझे नहीं मालूम साहब। क्यों नहीं मालूम होगा? राजदार था ना तो उसका। कविता और बसंत के रिश्ते के बारे में सिर्फ तुझे पता था और वीडियो भी तूने ही देखा था। बसंत की लाइफ में क्या चल रहा है कुछ तो बताया होगा उसने तुझे। कुछ नहीं बताया उसने। हाँ साहब, एक बात तो पता है मुझे। अब आपके पते की है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम बस्ती के सारे नौकर ना दोपहर को क्रिकेट खेलते हैं साहब, तो बसंत भी आता था उधर। लेकिन पिछले 1 महीने से ना वो साहब नहीं आ रहा था। मैंने पूछा उससे तो उसने बताया कि वो एक नई गर्लफ्रेंड मिल गई है साहब उसे, तो बस उससे मिलने ना वो मेहराम नगर जाता है। बस साहब इतना ही पता है। दुबे, इस बसंत की नई गर्लफ्रेंड के बारे में पता करो। हो सकता है इस गर्लफ्रेंड के नाम पर ये कविता की मर्डर और लूट की प्लानिंग मेहराम नगर में ही कर रहा हो। सर ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि बसंत और कविता के मर्डर से एक दूसरे से जुड़े हुए ही ना हो। विजय और अशोक की इज्जत खराब की थी। कहीं मर्डर उस वजह से तो नहीं हुआ? हो सकता है। इस बसंत के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो ये मेहराम नगर में किस मोहल्ले में जाता था। अगर उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, और हाँ, कविता के चोरी हुए गहनों के बारे में कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं सर, पर हमारे लोग अलर्ट पर हैं। सुनिए ना, एक बार चलता है ना, हमने खुद बात की है। देख, मुझे अपना काम करने दे। सर, हाँ तो भाई, सबके कॉल रिकॉर्ड स्कैन करा था, तभी बसंत के घर के पास वाले मोबाइल टावर के रिकॉर्ड से एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। बसंत की मर्डर वाली रात 10 से 12 के बीच ये आदमी वहां मौजूद था। वाह अशोक साहब, मान गए हम आपका। हम कातिल की तलाश घर के बाहर कर रहे थे और कातिल तो घर के अंदर ही है। कौन कातिल? आप। ये रही आपकी मोबाइल लोकेशन। जिस रात बसंत को मारा गया उस रात को आप उसकी कॉलोनी में थे। क्या करने गए थे वहां पर आप? बसंत की अक्ल ठिकाने लगाने गए थे।
हमारे घर में खाया और हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपा उसने। और उसी छुरे से फिर आपने उसे मार डाला? इरादा तो यही था, मगर वो घर पे नहीं था, ताला लगा हुआ था, इसीलिए हम लौट आए। हम कैसे मान लें आप सच बोल रहे हैं? हाँ तो मत मानिए, क्या फर्क पड़ेगा? बिठा के रखिए हमें यहाँ पे और घूमने दीजिए कातिल को आजाद। हमारे इस केस के साथ साथ दूसरी जगह इस केस से रिलेटेड कुछ हलचल चल रही थी जो हमारे इस केस को सुलझाने वाली थी। अजय उठिए ना। नेहा उठिए तो। नेहा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? नेहा क्या हुआ इसे? कुछ नहीं होगा बेटा, नेहा कुछ नहीं होगा बेटा। हमने जो मंत्रित पानी दिया था तुमने पिलाया था ना? हाँ पिलाया था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा इसे देखा नहीं? हाँ साहब, ये बसंत रोज रोज आता था, 4-6 घंटों तक रहता था साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि कोई देख ले अंदर चलो। चलो। हाँ तो मिस्टर विजय, ये बताइए आप बसंत की गर्लफ्रेंड के साथ उस घर में क्या कर रहे थे? क्या? किसकी गर्लफ्रेंड? अच्छा आपको नहीं मालूम? बसंत आपका नौकर इन्हीं से तो मिलने जाता था इनके घर। क्या बात है मैडम, आपने विजय जी को बताया नहीं बसंत के बारे में? हाँ मिस्टर विजय, अब बताइए ये कौन सा एंगल है, या आप बताएंगी? बोलिए। हाँ सर, बसंत मुझसे मिलने आता था, लेकिन मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी सर। लखनऊ आने से पहले दिल्ली में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, आदिल के पास मेरे कुछ पर्सनल वीडियोस थे सर। वो तो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ लखनऊ तक आ गया था सर। जब उसे विजय के बारे में पता लगा तो वो मुझे ब्लैकमेल करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने लगा था। मैं तंग आ गई थी सर, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी, चुपचाप सब सह रही थी। फिर एक दिन विजय ने बसंत के हाथों एक पार्सल भेजा मेरे घर। उस वक्त आदिल भी था और बसंत ने मुझे और आदिल को साथ में देख लिया। सर बसंत को मेरे और विजय के रिश्ते के बारे में पता था और अब तो वो आदिल के बारे में भी जान गया था, इसलिए उसने भी मेरे साथ। अरे काहे रो रही हो मैडम? है जब इतना प्रसाद आप विजय भैया और आदिल साहब को बांट चुकी हैं तो थोड़ा हम भी चख लिए तो क्या हो गया, बताइए। सर मना करने पर वो विजय को बता देने की धमकी देता था मुझे। मैं पूरी तरह से फंस गई थी सर। आदिल तो लखनऊ आने पर परेशान करता था, पर ये बसंत इसने तो रोज का काम बना लिया था। अरे कभी भी आ जाता था सर। अब समझ में आने लगा है कि कविता और बसंत का मर्डर क्यों हुआ था। आप मिस्टर विजय, कविता आपकी कानूनी पत्नी थी ना, और उसके रहते हुए आप साक्षी से शादी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने कविता को मार डाला। और साक्षी जी आपको बसंत से छुटकारा चाहिए था, इसलिए आपने बसंत को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने किसी को नहीं मारा। इनफैक्ट बसंत ने मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझे खुद फोन किया था। आज हमको पुलिस ने उठा लिया था। देखिए हम आप लोगों
के चक्कर में और नहीं पड़ना चाहते। आप एक काम करिए, आप सिर्फ 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए, हम अपने गांव चले जाएंगे। 5 लाख रुपए? अरे हम कहाँ से लाएंगे 5 लाख रुपए? हमें नहीं पता कहाँ से लेके आएंगे, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो हम सब बता देंगे। अरे बसंत, लेकिन सर मेरे पास जितने भी पैसे और जेवर थे मैं सब उसकी बताई हुई जगह पे लेके पहुंची थी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने बसंत को नहीं मारा। इनफैक्ट मेरे वहां पहुंचने से पहले किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। मिस्टर विजय, आपका क्या कहना है इस मर्डर के बारे में? अब हमारे बोलने से क्या हो जाएगा सर, आप तो वही मानेंगे ना जो आप पहले से मानकर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कविता के मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस बसंत के मर्डर से। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर छोड़ के कोई नहीं जाएगा, ना ही कोलकाता और ना ही दिल्ली, समझे आप लोग? विजय सॉरी, सॉरी। तुम्हारे सॉरी को हम अचार डाले, एक नौकर के साथ में सोती रही और हमको धोखे में रखा। आज से हमारा रिश्ता खत्म। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, चुपचाप हमारा घर खाली कर दो, समझी तुम? विजय मधु, अब रोना बंद भी करो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मधु, अब रोना बंद भी करो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब इस केस में ठहराव सा आ गया था। हमारी हर एक लीड डेड एंड पे पहुंच रही थी कि अचानक से इस ठहरे हुए पानी में एक कंकरी गिरी और हलचल मच गई और मेरी टीम हरकत में आ गई। सर अभी अभी एक खबर आई है। क्या खबर? कविता के जो गहने चोरी हुए थे उनकी एक डील हुई है कृष्णापुर मार्केट में, और सर बेचने वाले की पहचान भी हो गई है। हम नहीं मारा था उस औरत को, लेकिन पैसों के लिए नहीं मारा था साहब। हम अपनी बेटी को बचाने के लिए मारा था साहब, उसे ठीक करने के लिए मारा था। किसी की जान लेकर तेरी बेटी कैसे ठीक हो जाती? साहब हमको एक बाबा मिला था साहब। बच्चा, तुम्हारे भाग्य में सिर्फ एक ही संतान है और उसके भी प्राण संकट में है। मेरे पास एक उपाय है, क्या कर पाएगा? जरूर करूंगा बाबा जी। अगर अपनी संतान की रक्षा करना चाहते हो तो तुम्हें एक नर बलि देनी होगी। तुम्हें एक ऐसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसके दाहिने गाल पर तिल। आज से 7 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस रात से पहले कोई ऐसी स्त्री को ढूंढो और उसकी बलि दो। उसके द्वारा धारण किए हुए सभी आभूषणों, याद रहे एक भी आभूषण उसके शरीर पे ना रह पाए। सारे के सारे आभूषण उसके शरीर से उतार लेना और उन आभूषणों को नीम के पानी में उबालकर अगली पूर्णमासी तक हर रात 12 बजे अपनी संतान को नहलाना। वो स्वस्थ हो जाएगी बच्चा। लेकिन बाबा जी, हम ऐसी स्त्री को ढूंढेंगे कहाँ जिसके दाहिने गाल पर तिल हो? अगर हृदय से ढूंढोगे तो भगवान स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। हम अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकते थे साहब। 2 दिन तक वैसी औरत को बाजार, सड़कों पर हर जगह ढूंढा साहब, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन एक घर से काम के लिए फोन आया साहब।
हो गया मैडम। कितने पैसे हुए? 200 मैडम। हमें जैसी औरत की तलाश थी वो हमें मिल गई थी साहब। आप हमको माफ कर दो मेम साहब, आपके मरने से ही हमारी बेटी ठीक हो सकती है। तुम्हें कोई बेवकूफ बना रहा है। मेरे मरने से भला तुम्हारी बेटी कैसे ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है, बाबा जी ने कहा है, और ये हमको करना ही होगा मेम साहब। बाबा ने हमको जैसा बताया था हमने सब कुछ वैसा ही किया था साहब, फिर भी हमारी बेटी नेहा मर गई साहब। नेहा के जाने के बाद हमारे इस शहर में बचा ही क्या था? जो कुछ भी था हाथ में उसे बेचकर अपने गांव जा रहा था साहब। तेरे इस अंधविश्वास की वजह से नहीं केवल कविता की जान गई, बल्कि तू अपनी बेटी का भी हत्यारा है। उसे डॉक्टर की जरूरत थी। कविता के घर से किसने फोन किया था तुझे काम के लिए? सर बसंत। तुम्हारे पति ने अपनी सनक में किसी की हत्या कर दी और तुम उसके इस पागलपन में उसका साथ देती रही। हाँ? बहुत गरीब लोग हैं साहब, काम ही नहीं था उनके पास। मैं भी नेहा की वजह से एक ही घर में झाड़ू पोछा करती थी। क्या करे, इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। जो वो कहते गए साहब मैं वो करती गई। लगा कि नेहा ठीक हो जाएगी, पर नहीं साहब, नेहा ठीक नहीं हुई। कहाँ काम करती हो तुम? मेहराम नगर में। हमारे हाथ में एक सिरा आ गया था, लेकिन हम कोई भी गलती करके मुजरिम को चौंकाना नहीं चाहते थे। सरवन जिस जगह बाबा से मिला था उस जगह की सीसीटीवी फुटेज मेरी टीम ने खोज निकाली थी। हाँ साहब, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने ये बाबा का फुल गेटअप बेचा था। किसको बेचा था? सर सीसीटीवी है सर, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए सर। तुम्हें यहां पर इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम ही वो मास्टरमाइंड हो जिसने बसंत और कविता का मर्डर प्लान किया। सर, आप ऐसे कैसे मेरे पे इल्जाम लगा सकते हैं? क्योंकि कविता का मर्डर करने वाली सरवन की बीवी मधु तुम्हारे यहाँ काम करती थी। कहाँ काम करती हो तुम? मेहराम नगर में साहब, साक्षी मैडम के यहाँ। मधु मेरे यहाँ काम करती है, उसका आदमी नहीं। हम जानते थे आप कुछ ऐसा ही बोलेंगे, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। दुबे लेके आओ उसे। पहचाना इसे? तुम तक पहुंचने के लिए पहले हमने तुम्हारे आशिक को दबोचा। बोल। सर मैं साक्षी का रेप क्यों करूंगा? मैं तो उसका कस्टमर था, पैसे देता था। सर साक्षी मेरी अय्याशियों के बारे में मेरी बीवी को बताने की धमकी दे रही थी और मेरा पीछा छोड़ने के लिए मुझे बाबा बन के शरवण को फंसाने के लिए कहा। मगर जब कविता के मर्डर की पुलिस ने जांच शुरू की, मुझे लगा कि मैं फालतू में लपेटे में आ जाऊंगा, इसलिए वहां से भाग गया सर। और ये रहा तुम्हारा तीसरा सबूत। लैपटॉप लेके आओ। ये देखो, ये तुम ही हो ना बाबा का गेटअप लेने के लिए दुकान पे गई थी? अब साक्षी मैडम, ये सारे लिंक्स आप ही जोड़ेंगी या आपका मुंह खुलवाने के लिए इन्हें बोलो? मैडम की अच्छी तरह से खातेदारी करो। नहीं, बता दो सर। हाँ बोलो। सर वो दिल्ली में जॉब के दौरान मुझे एस्कॉर्ट सर्विसेज के बारे में पता चला था। मैंने पैसा कमाने के लिए एस्कॉर्ट सर्विसेज ज्वाइन कर ली। 2 साल पहले विजय मुझे सोशल मीडिया पर मिला था, फिर हमारा अफेयर हो गया। विजय को मेरे एस्कॉर्ट होने के बारे में अंदाज़ा भी नहीं था।
उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसके पास पैसे भी थे बहुत सारे। मुझे लगा लाइफ में सेटल होने का अच्छा मौका है, इसलिए उसके साथ लखनऊ आ गई। पर यहाँ की मुझे पता लगा कि वो तो पहले से ही शादीशुदा है। विजय ने अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए मुझे यकीन दिलाया, लेकिन वो कविता, वो उसे तलाक देने के लिए रेडी नहीं थी। हमने कहा ना हम साइन नहीं करेंगे। पहले आपने जहां जहां बोला आपसे बिना कोई सवाल के हमने साइन कर दी, पर ये तलाक के पेपर पे हम साइन नहीं करेंगे। कविता विजय को तलाक देने के लिए राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि इस कविता को तो रास्ते से हटाना होगा। और तब मुझे मधु से सरवन के अंधविश्वास का पता चला। क्या बताए ना इंसान, एक तो बेटी का दुख और ऊपर से हमारा ये पति इतना टोना टोटका करता है कि अगर कोई बाबा उससे कहे ना किसी की गर्दन काट के लेकर आओ तो वो भी लेके आए। फिर मैंने सरवन के अंधविश्वास का फायदा उठाया। सरवन को तो मैंने फंसा ही लिया था और इस बसंत को भी पैसे का लालच देकर अपने प्लान में शामिल कर लिया। बसंत से सरवन को कॉल करवाकर कविता से मिलवा दिया। बसंत को क्यों मारा? जब पुलिस ने उसे उठाकर पूछताछ की तो वो डर गया था। हम आज गांव जा रहे हैं, हमें 5 लाख रुपए चाहिए, वरना हम तो फंसेंगे ही, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं अगर उसे 5 लाख रुपए दे भी देती ना सर, तब भी वो हमेशा के लिए मेरे लिए खतरा बना रहता। इसलिए विजय की प्रॉपर्टी पाने के लिए इतनी प्लानिंग की, लेकिन तुम ये भूल गई कि किसी की मौत से जिंदगी नहीं पाई जाती। अब सारी जिंदगी काल कोठरी में बिताना। दुख हो या खुशी, बांटने पर जब अपने लोग आगे बढ़ते हैं तो बड़ी तसल्ली होती है, लेकिन जब यही अपने स्वभाव बदल देते हैं तो इंसान सबके साथ रहने के बावजूद अकेला पड़ जाता है, हंसने रोने के लिए कंधा तलाशने लगता है। और यही हुआ था कविता के साथ। कविता का पति विजय और उसके ससुर के अंदर छिपी लालच एक बहुत बड़ी दस्तक थी। यह रिश्ता महज दौलत पर टिका हुआ था। विजय की जिंदगी में साक्षी जैसी लड़की का सोशल मीडिया से आना और उसका इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कह देना, यह एक बहुत बड़ी दस्तक थी। उस ढोंगी बाबा का सरवन को मर्डर के लिए उकसाना सबसे बड़ी दस्तक थी, और इस अंधविश्वास की वजह से किसी की जान तक चली गई। जब रिश्तों की घुटन जानलेवा हो जाती है तो ये एक बड़ी दस्तक होती है कि आगे चल के कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपने और अपनों की रिश्तों की कदर कीजिए, इससे पहले कोई बाहर वाला आके इसका फायदा उठाए। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ, तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।